मेरा इरादा नहीं था ऐसे किताब लिखने का। मैं स्वामी जी की किताबों को पढ़ने लगा और उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। हाँ, सबको पता था कि 1893 में शिकागो गए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बहुत महान व्यक्ति थे। पर क्यों व्यक्ति थे? जो उन्होंने 125 साल पहले या 150 125 साल पहले जो कहा था वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। कैसे मैंने कहा है, इंटेलेक्चुअल गॉडफादर, इंटेलेक्चुअल फादर, क्योंकि उन्होंने सारे हमारे जौन से नेता थे उनको बहुत प्रेरित किया। क्या नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो, राजा गोपालाचारी, मतलब आप कहीं इसमें सब लिखा हुआ है। हर व्यक्ति में धार्मिक धारणाएं हैं, वो धर्म समझता है और उसके जीवन में ये धर्म बहुत ज़रूरी है। तो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है धर्म पर ही चल रहा है, बेस जो है हिंदुस्तान का धर्म है। बिल्कुल, रेज़ों देते होने का वजह, हिंदुस्तान का रहने का होने का ये वजह है। सर, एक सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, बुक के प्रीफेस में एक लाइन है स्वामी जी की, हाँ, गॉड एंड ट्रूथ आर दी ओनली पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग एल्स इज ट्रैश। आज के टाइम में ये बात कितनी सही है? बहुत सही है। पर कोई कहता है ऐसे जैसे स्वामी जी ने कहा? वो 150 साल पहले से। और क्योंकि वो सच, देखिए कहीं और भी उन्होंने कहा है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ जी, हैं, पर जो भी काम उन्होंने किया वो पॉलिटिशियन का किया। तो हम बात करते हैं शिकागो स्पीच की ही बहुत बातें होती हैं। तो स्वामी जी ने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, बहुत फेमस हुआ था। उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो यंग जनरेशन को स्पेशली स्कूल्स में तो पढ़ानी ही चाहिए? ये सब कौन से धर्म है, क्या हिंदू धर्म हो या ईसाई या इस्लाम या कुछ भी हो, ये सब लक्ष्य तो एक है जी। वहाँ पहुँचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये बर्दाश्त किसी का करना ये गलत है, ये काफ़ी नहीं है। ये होना चाहिए एक्सेप्टेंस, माने आप स्वीकार कीजिए, फिर आप तभी त्याग कर सकते हैं जब आपने कुछ प्राप्त किया। नहीं तो अभी आप तामस में फंसे हुए हैं, तो राजस होना चाहिए, तभी तो आपको सत्व मिलेगा। तो स्वामी जी की टीचिंग्स जो हैं, जो 150 साल पहले जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला था कि एजुकेशन इंसान के अंदर की परफेक्शन को बाहर लाने का नाम है, क्या लर्निंग्स हमें लेनी चाहिए स्वामी जी से सो दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो? देखिए, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर हमारे लोग ठीक तरह से शिक्षित नहीं होंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर सब कुछ यहाँ ठीक हो तो बाहर क्यों जाएं भाई लोग? हमारे यहाँ है रट्टा मारो। आजकल बेचारे लड़कों को, लड़कियों को 80, 85, 90% फिर भी कुछ मतलब नहीं है। सर, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ओनली इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। ये एक चीज़ को हाईलाइट करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। सो क्या लगता है, हु इज नेक्स्ट आफ्टर मोदी जी? नो, यू कांट से राइट। ओके सर। हेलो, हाय, नमस्ते। माय एफएम पे मैं हूँ रमित और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने 3 दशक से इंडियन फॉरेन सर्विसेज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एक डिप्लोमेट हैं, थिंकर हैं, राइटर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एज सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायरमेंट लेने के बाद 2 बुक्स लिखी और उन्हीं में से आज एक बुक के बारे में हम बात करेंगे। अपनी किताब स्वामी विवेकानंद ऑफ आवर टाइम्स के जरिए वो विवेकानंद जी की सोच आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री राजीव सिकरी जी। सर, वेलकम टू माय फैमिली। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सब ठीक है, थैंक यू। सर, बुक का टाइटल स्वामी विवेकानंद ऑफ आवर टाइम्स, फॉर आवर टाइम्स। फॉर आवर टाइम्स। सर, 150 साल पहले जो स्वामी जी की जो स्पीचेस थी और जो सोच थी वो आज भी रेलेवेंट है, और आपका क्या मकसद था कि ये बुक जब आप कंपाइल कर रहे थे तो आज की जनरेशन के लिए क्यों ज़रूरी है ये बुक? देखिए, ये जॉनसन जैसे मैंने लिखा है कि मेरा इरादा नहीं था ऐसे किताब लिखने का, पर जब मैं कज़ाकिस्तान में था, मेरे पास बहुत वक्त था, तो मैं स्वामी जी की
किताबों को पढ़ने लगा और उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ कि ये तो बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि ज़्यादा हम जानते नहीं थे। हाँ, सबको पता था कि 1893 में शिकागो गए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, बहुत महान व्यक्ति थे। पर क्यों व्यक्ति थे? बहुत लोग कहते हैं ओ जी ये किया वो किया, भाई किया तो सही, पर उनकी सोच क्या थी? तो इस तरह मैं उनकी किताबें पढ़ने लगा और अपने नोट्स लिए और फिर और व्यस्त हो गया काम में। फिर 10-15 साल बाद फिर दोबारा जब मैं उसको पढ़ने लगा तो फिर मैं तब से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से संबंधित हूँ। जी। तो वहाँ मैंने कहा चलो इनको ये नोट्स दे देते हैं, जो से नौजवान हैं, जो से रिसर्चर हैं, वो कुछ करेंगे। पर गुरुमूर्ति जी उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी किताब लिखिए। तो फिर इस तरह से एक किताब ये जी। निकली। और मेरा इरादा था, क्योंकि जो उन्होंने 125 साल पहले या 150 125 साल पहले जो कहा था वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। और मैं समझता हूँ कि उनकी सोच से हम आज की नई पीढ़ी जो सी है प्रेरित हो सकती है, कुछ सबक सीख सकती है। क्योंकि देखिए हमारी जैसे हमें पढ़ाया गया, अब आपकी पीढ़ी को मुझे इतना पता नहीं है, पर सब कुछ था। गांधी जी, नेहरू जी, उन्होंने सब कुछ किया, बाकियों ने क्या किया, कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था। जी। एक एक लाइन उनके बारे में लिखी जाती थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखा जाता था कि वो बहुत महान व्यक्ति थे, पर क्यों थे? तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक किताब बनाए ताकि लोग समझ पाएं। स्वामी जी मेरी राय में एक न केवल एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति थे, वो तो था ही, पर वो समाज के बारे में, देश के बारे में बहुत सोचते थे। और उनके सबसे बड़े जो से उनको चिंता थी कि हमारे गरीब पीड़ित लोग, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए और कैसे किस तरह का समाज होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तब आप देखिए हिंदुस्तान गुलामी में था, अंग्रेज़ों का शासन था। पर मैं समझता हूँ कि स्वामी जी तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, कैसे मैंने कहा है, इंटेलेक्चुअल गॉडफादर, इंटेलेक्चुअल फादर। क्योंकि उन्होंने सारे हमारे जौन से नेता थे उनको बहुत प्रेरित किया। क्या नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, श्री औरोबिंदो, राजा गोपालाचारी, मतलब आप कहीं इसमें सब लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सोच 3 भागों में है। पहला तो भाई धर्म क्या है जी, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में धर्म बहुत महत्व रखता है। हर व्यक्ति में धार्मिक धारणाएं हैं, वो धर्म समझता है और उसके जीवन में ये धर्म बहुत ज़रूरी है। और हमारे आपसे इतने झगड़े धर्म के आधार पर हो रहे हैं, हमारा बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, अभी भी इतना विवाद चलता है धर्म के ऊपर। सो ये जानना कि धर्म असलियत क्या है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि थोड़ा हम अपने जौन से वेदांत के सिद्धांत हैं वो थोड़ा समझें जी, क्योंकि लोग कम ही जानते हैं। ठीक है, पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पर जौन सा आध्यात्मिक एस्पेक्ट है उसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो ये सारा कि पुनर्जन्म का क्या मतलब है, माया क्या है, ये सब कौन सा है। और तीसरा भाग है कि कैसे हम अपनी कमज़ोरियों से पार करके अपनी जौन सी ताकत है
उसको और बुलंद करके हम कैसे हिंदुस्तान को एक और बड़ा महान देश बनाए, जो आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में हम ये होंगे वो करेक्ट। तो ये 3 मोटी मोटी बात जी सर, आपने धर्म की बात की, तो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है धर्म पर ही चल रहा है, बेस जो है हिंदुस्तान का धर्म है। बिल्कुल। ये देखिए, वो जब वो जहाँ वो कहते हैं जी कि ये राष्ट्रीय भाव है, आध्यात्मिक राष्ट्रीय भाव है, रेज़ों देत्र होने का वजह, हिंदुस्तान का रहने का होने का ये वजह है। दिस इज चैप्टर 8। चैप्टर 8 Okay. ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये एक चट्टान है जिसके ऊपर हम एक कुशल, संपन्न, विकासशील देश बनाएंगे और जनता की भलाई होगी। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, एक सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, बुक के प्रीफेस में एक लाइन है स्वामी जी की, हाँ। गॉड एंड ट्रूथ आर दी ओनली पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग एल्स इज ट्रैश। आज के टाइम में ये बात कितनी सही है? बहुत सही है, पर कोई कहता है ऐसे जैसे स्वामी जी ने कहा? वो 150 साल पहले सर। और क्योंकि वो सच, देखिए कहीं और भी उन्होंने कहा है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जी हैं, पर जो भी काम उन्होंने किया वो पॉलिटिशियन का किया। इतना देश का भ्रमण किया, पैदल गए, बस में गए, गाड़ी में गए, चट्टानों पहाड़ों पर चढ़े, जी मतलब सारा कुछ वो सारे वक्त घूमते रहते थे, वो एक जगह बैठते नहीं थे। और अपना जौन सा संदेश था सारे लोगों को देश भर में, उनके वो लेक्चर्स हैं फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। राइट। जब वो पहले वापस आए अमेरिका और इंग्लैंड से, तो कोलंबो में हुआ, तो कोलंबो से चल के साउथ इंडिया इधर उधर सारा घूमते हुए वो अपना अल्मोड़ा तक पहुँचे। तो वो लेक्चर्स थे, वो जैसे पॉलिटिशियन जाते हैं, जनता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। ये सब तो पॉलिटिशियन है, पर फिर भी वो कहते थे मैं पॉलिटिशियन हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, कोई सत्ता नहीं चाहते थे, कोई पैसा नहीं चाहते थे, वो सब देना चाहते थे। और वो कहते थे कि हमको अगर भगवान देखना है तो गरीब और दरिद्र व्यक्ति में देखिए, आप कहाँ इधर उधर ढूंढते हैं, उसकी मदद कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी जी सर, आज की यंग जनरेशन के लिए मेनली ये किताब फोकस कर रही है, आपने भी कहा, और सिर्फ हम बात करते हैं शिकागो स्पीच की ही बहुत बातें होती हैं। तो स्वामी जी ने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बहुत फेमस हुआ था। उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो यंग जनरेशन को स्पेशली स्कूल्स में तो पढ़ानी ही चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि सब धर्म का आदर करना चाहिए जी, कि ये सब कौन से धर्म हैं, क्या हिंदू धर्म हो या ईसाई या इस्लाम या कुछ भी हो, ये सब लक्ष्य तो एक है जी। वहां पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, कहने लगा कि आजकल बहुत बात चलती है टॉलरेंस। उन्होंने कहा ये बर्दाश्त किसी का करना ये गलत है, ये काफ़ी नहीं है, ये होना चाहिए एक्सेप्टेंस, माने आप स्वीकार कीजिए, आप कहिए कि हाँ आप भी सच बोल रहे हैं, आपकी सोच थोड़ी अलग होगी, पर जो हमारा लक्ष्य है वो तो एक ही है। वहाँ पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं और वो एक दूसरे को विपरीत नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप ईसाई हैं या मुसलमान हैं या हिंदू हैं, तो आपका धर्म ये है कि और बेहतर होइए उसमें। और देखिए, और जब आप इसको थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर धर्म तो एक ही चीज़ कहता है ना। जी।
अब ये कहना कि ये मेरा ही धर्म सत्य है, ये गलत बात है, क्योंकि अब झगड़ा हो जाता है। कोई कहता है जी बाइबल ठीक है, कोई कहता है जी कुरान है। राइट। अब कौन इसका तय करेगा कि सच्चाई कहाँ है? जज कौन है, किस हाँ, जज कौन है? और फिर वो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर भगवान इतना महान है, पर किसी को चुन के कहता है कि नहीं, केवल इन्हीं को मैं ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा। सबके लिए है, वो कोई फेवरेट थोड़ी करता है कि भाई ये मेरा ये लोग अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि युवकों को जाननी चाहिए। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान, अब देखिए पिछले 10-15 सालों से, जब से मोदी सरकार आई है, हाँ जी, तो हमारा लक्ष्य है कि 100 साल की स्वतंत्रता 2047 में हम एक विकसित देश होंगे जी। तो एक गोल तो है ना, जी। लक्ष्य है, वहाँ कैसे पहुँचना है और हमें कैसे सोच करना है, कैसे काम करना है। और इसमें स्वामी जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, ये मेरे वो लास्ट चैप्टर में है, जो मैं समझता हूँ है तो लास्ट, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लीवरेजिंग इंडिया स्ट्रेंथ, की अपनी जो सी शक्तियाँ हैं उनका पूरा फायदा कैसे उठाएं और हमारी कमजोरियां हैं उनको कैसे पार करें। तो ये जॉन साहब पहली बात वो कहते हैं कि शक्ति, देखिए उनका जोर था शक्ति पर जी, कि हमें कमजोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें शक्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या है, ऐसे जौन से रू रू करते घूमते हैं, कोई आपका संगीत भी है वो भी जनानियों जैसा संगीत है, कोई ढोल बजाना चाहिए, आपको स्वस्थ होना चाहिए, आप फुटबॉल खेलिए, बच्चों को कहते हैं। ये जौन से कहते हैं आप स्वस्थ होंगे, आप थोड़ा मज़ा भी लीजिए, फिर जब सब आपको प्राप्त हो जाएगा फिर आप तभी त्याग कर सकते हैं जब आपने कुछ प्राप्त किया। नहीं तो अभी आप तामस में फंसे हुए हैं, तो राजस होना चाहिए, तभी तो आपको सत्व मिलेगा। ये एकदम नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है। हाँ जी, खैर उसमें चरित्र में कहते हैं कि हम स्वार्थी हैं, और ये जो सा चरित्र है इसलिए बना क्योंकि 1000 साल की गुलामी हुई। और गुलामी क्यों हुई? क्योंकि हम इतने संपन्न थे, इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए, हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने ये भी लिखा कि गुलामी के कारण हमें फायदा भी मिला कि हमें बाहरी दुनिया का पता लगा। बाहरी दुनिया, क्योंकि आपने बाहरी दुनिया से अपने आप को काट लिया, तो कोई आपको स्टिमुलेशन नहीं मिला। अगर आप एक हमारे फेमस राइटर हैं के.एम. पानेकर, उन्होंने किताब लिखी है सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पतली सी किताब है, एक चैप्टर है इंडिया ऑन द ईव ऑफ द मुस्लिम इन्वेजन, ऐसे कुछ है, 1000 AD, अल बरूनी लिखा। और वो जो हालत बताते हैं वो पढ़ने लायक है कि भाई अतीत में हमारी इतनी उपलब्धियां थी, इतने संपन्न देश थे, पर ऐसे कंप्लेसेंट से हो गए, हाँ सब ठीक ठाक है, तो उससे कमजोर हो गए। तो इसीलिए तो बाहर के लोग आके आप पर हमला करके और आप देश का कब्जा कर लिया। तो सबसे बड़ी बात वो कहती है स्ट्रेंथ, और अपने आप में आस्था होनी चाहिए। उनका बड़ा फेमस फ्रेज है कि अराइज, अवेक, जागो, उठो, और जो काम कर रहे हो वो उसको बंद मत करो जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं जी। इस पे गाना भी बनाया सर, एक इंडियन बैंड ने गाना भी बनाया था। अच्छा, लेडीज बैंड था कि जागो जरा देखो सवेरा हो गया। हाँ, देखो सवेरा हो गया। हाँ जी। सो ये जो सा है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप में
आस्था रखें अपने आप में कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं। हम्म, अब ये जौन सा आजकल बहुत कई लोग हैं, कोई पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जो कि कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम कमज़ोर हैं, हम तो नहीं बदलेंगे। ये क्या सोच है? जी, ये कोई अच्छी सोच थोड़ी है। अगर आप अपने आप को महान नहीं समझते तो आप महान कभी नहीं बनेंगे। अब अमेरिका को देखिए, ओ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट, वी आर द दिस दैट एंड द अदर। चाइनीज को देखिए, हम मिडिल किंगडम है। अंग्रेज अपने आप को बड़े तीसमार खान समझते जी। हैं, फ्रेंच अपने आप को समझते हैं। तो हम भी तो हैं भाई कुछ, हमारी भी तो बहुत बहुत उपलब्धियां हैं। अपने अतीत में हमने, अब देखिए बहुत सी बातें निकल रही हैं कि हमारी कैसा विज्ञान था, जी, गणित था, मेडिसिन में था, फिलॉसफी में बहुत सारी उपलब्धियां थी। आर्किटेक्चर देखिए, कई इतने पुराने मंदिर हैं। उत्तर इंडिया में तो सब नष्ट हो गए, हाँ जी, पर साउथ में जाइए, गुजरात में जाइए, इधर दक्कन में जाइए, बहुत बहुत से कमाल के मंदिर हैं जिससे पता चलता है कि बहुत कुछ हम जानते थे जी, वो सब खो गए हैं, खो दिया है हमने। पर अब बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे बातें हैं। ये तो भाई पश्चिम तो कहेगा ही कि ऐसे है, करेक्ट, पर आपको अपने ऊपर, अपने देश पर, अपनी उपलब्धियों पर कोई गर्व नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जी, अगर आप कहते हैं कि जो भी हमें ज्ञान मिला, जो भी हमें विज्ञान मिला, वो केवल पश्चिम से मिला, तो ये गलत बात है। तो वो कहते हैं कि जो हमारी बात है, उपलब्धियां हैं, उनको मानिए कि सच हैं, जब तक कि कोई ये नहीं प्रमाण देता कि जी। गलत है। और जो बाहर की हैं उनको गलत मानिए जब तक कि वो कोई प्रमाण नहीं होता कि वो सही है। सर ये सच है कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है भारत को, तो हम पश्चिम को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि स्वामी जी भी यही कहते हैं, जी। कहते हैं हमने पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है। जी, और जैसे कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हिसाब किताब कैसे रखना है, खाना पीना, स्वच्छ रहना, मतलब ये बहुत सी चीज़ें सीखने को, विज्ञान बहुत है उनके पास। पर जब हम उनसे कुछ लेते हैं तो हमें देना भी चाहिए। तो देने के लिए क्या है? वो आध्यात्मिकता है, जो हमारा ज्ञान है। जी, इसीलिए तो हमारी संस्कृति और हमारे योगी ये वो अपना क्यों इतना पश्चिम में जाते हैं और वहाँ उनको इतनी ख्याति मिलती है, इतनी मान्यता मिलती है। जी, क्यों? क्योंकि हमारी सोच में कुछ खासियत है। और ये है, देखिए एक और बड़ी बात तो श्री स्वामी जी कहते हैं कि ये जौन सा ज्ञान है वो है, हर वक्त है, उसको ढूंढने की बात होती है। और वो कैसे ढूंढा जाए? तो ये हमारे ऋषियों ने ढूंढा। ये नहीं कि किसी ने कुछ इन्वेंट किया, नहीं, डिस्कवर किया, ऑलरेडी था। अब जैसे आप आज देखिए, मोबाइल फोन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके पास। भाई 100 साल पहले भी ये कर सकते थे, आपको पता नहीं था। तो कोई नया ज्ञान तो नहीं, ज्ञान तो था ही, पर आपने उसको ढूंढा नहीं, डिस्कवर नहीं किया। या पहले अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ले लें सर, लॉ ऑफ ग्रेविटी को देखिए, या जब स्वामी जी थे तो कोई हवाई जहाज वगैरह नहीं थे। आप तो कहते हैं तो कैसे हवाई जहाज कैसे चढ़ सकते हैं? और मैंने पढ़ा है, अब मैं जानता नहीं हूँ, कि जैसे आजकल आज ये आप मिस्र में जाइए, इजिप्ट में, वहाँ के पिरामिड्स हैं, किसी को कहिए आज बना दे, वो कोई बना पाएगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी को बोलिए कि एलोरा बना दे, कोई बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उनको समझ नहीं आएगी कैसे करना है। पर उनके पास कोई ज्ञान था कि नहीं? विज्ञान जानते थे कि नहीं? जी। और किसी किताब में मैंने पढ़ा, पता नहीं सच है कि नहीं,
कि उनके पास एक शक्ति थी, एक ज्ञान था कि जौन सी चीजें हैं उनको वेटलेस कर दें, बिना वजन कर दें। सर आप कहेंगे कैसे हो सकता है, पर हवाई जहाज कैसे हाँ। चलता है? क्योंकि सब कुछ सिद्धांत है, करेक्ट आपको पता नहीं है। जी। जब सेब गिरा था उसके बाद आदम ने और सर्च की। हाँ, अब एटम देखिए, हम्म स्प्लिटिंग ऑफ द एटम, एटम को तोड़ दिया, कितनी वहां एनर्जी है, छोटी सी चीज में कितनी एनर्जी है। जी एनर्जी तो है, राइट। तो इसलिए कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। सर ऐसी भावनाएं हों कि थोड़ा समाज के लिए कुछ किया जाए, कोई नई सोच पैदा की जाए, और कुछ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। जी इसके बिना आपकी शिक्षा ठीक नहीं होगी। फिर एक बड़ी अच्छी बात की जो आज भी मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट है, उन्होंने कहा देखो गांव में जाओ तो कौन सा किसान है, बच्चे हैं, व्यस्त हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो इससे जहाँ के त्यागी हैं, जौन से शिक्षक हैं, उनको जाके मौखिक रूप से उनको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है। पर अगर कोई ऐसे लोग जाएं, गांव में जाएं और मौखिक रूप से शिक्षा दें, तो कुछ तो समझेंगे कि नहीं जी अब ये है आजकल कि एक टीचर हो जाती है, अपना हाजिरी लगाती है और बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये एजुकेशन रिफॉर्म जौन सा है बहुत ही ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार और सब जौन से राज्यों की सरकारें, क्योंकि एजुकेशन ये सब इस पर बहुत गहरा ध्यान दें, क्योंकि बात होती है कि भाई हमारा बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा ये है वो है, पर अगर लोग ठीक तरह शिक्षित नहीं होंगे, अगर अनपढ़ रहेंगे, तो क्या है, ये तो लाइबिलिटी बन जाएगी ना। जी सर, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ओनली इट हैज बीन फॉर्म्ड। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ को हाईलाइट करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर नौजवान लड़के लड़कियां आत्महत्या करते हैं तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो अब किस तरीके से ये होना चाहिए, ये अलग बात है, ये कॉकरोच जनता पार्टी ठीक है नहीं है, पर एक बात को तो ये इस पर फोकस लाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, और सरकार को इन दो बातों में बहुत ध्यान देना चाहिए, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि अगर आपकी जनता शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? चरित्र होना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है कि चरित्र होना चाहिए। क्या सर लगता है कि स्वामी जी की कौन सी लर्निंग्स जो हैं वो आज की शिक्षा में भी लागू कर देनी चाहिए? इस बुक से भी हम सर कुछ वो लेते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि धर्म के बारे में जरूर होना चाहिए, और अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, ये आप जानना चाहिए, सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य ये नहीं कि आप कोई क्लर्क बन जाएं या कोई मैजिस्ट्रेट बन जाएं, या और खासकर गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए। जी सर, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा अगर आपको मैं पढ़ हाँ सर, एक 395 पेज पे हाँ एक यहाँ पे लिखा है, द एजुकेशन सिस्टम एज इट एग्जिस्ट टुडे डज नॉट प्रोड्यूस एनी ओरिजिनल थॉट्स। हाँ School and colleges as they exist today are only making us a race of dyspeptics who work like mere machines and live like jellyfish existence.
हाँ बिल्कुल। तो देखिए ना, यूनिवर्सिटीज आर एग्जामिन लाइक एन एग्जामिनेशन बॉडी टू टर्न आउट क्लार्क्स, पोस्ट मास्टर्स वगैरह वगैरह, जो ये आप अभी बात कर रहे थे। कर रहे थे। अब देखिए, जिस जमाने में हमें शिक्षा प्राप्त हुई, मेरी पीढ़ी को, तो अंग्रेजी सिस्टम चले आ रहा था। वो हमें स्कूल में फ्रेंच पढ़ने की एक ऑप्शन थी, पर संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। जब हमने ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिया तो एक पेपर होता था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला आपको स्वामी जी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, सब कुछ नेहरू गांधी यही था। बाकी महान लोग इतने थे। अब बदल रहा है। तो ये जो है, अगर आपको अपने इतिहास में भी विज्ञान होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये इतिहास था। क्योंकि जिस मुल्क का इतिहास नहीं है तो उसका कुछ नहीं है। अगर हम इतने शोषण, इतने हमलों के बावजूद अभी भी जिंदा हैं एक सभ्यता, एक देश, तो इसलिए क्योंकि हमारे जौन से रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो बहुत गहरी हैं। करेक्ट। मुझे याद है कई साल पहले, 30 साल पहले की बात है, मैं पेरिस में था, तो वहाँ किसी यूरोपियन राजनयिक के साथ मैं बातचीत कर रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात छिड़ी, तो मैंने कहा ठीक है 40 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं, पर 40 साल क्या होता है जिंदगी, एक मुल्क की जिंदगी में। तो वो एक छोटा सा मुल्क था, कहने आप क्या कह रहे हैं, मेरा तो देश ही 40 साल पुराना नहीं है। तो मतलब ये जौन सा हमें हिंदुस्तानियों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारी बहुत सभ्यता है, हम महान हैं। और फिर स्वामी जी ये कहते हैं देखिए ये आजकल जौन से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं और आज भी सही है। ये कहते हैं हम देखिए कितने महान हैं, हमने ये उपलब्धियां की, ये कॉन्कर किया, वो किया। तो वो कहाँ गई सब ये सभ्यता, सिविलाइजेशंस? ग्रीक्स, रोमन्स, ऑटोमैन, ब्रिटिश कहाँ गई? खत्म हो गई। पर हमारी सभ्यता अभी चालू है, सबसे पुरानी है, क्योंकि इसके जड़ बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो इससे हमें अतीत से कुछ सीखना चाहिए, गर्व होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीते रहें अतीत में। जी सर, इसमें लिखा भी है कि रियल एजुकेशन इज नॉट इम्बाइबिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज, passing an examination, not delivering good lectures. While we must study the various branches of knowledge, जैसा भी आप कह रहे हैं, both indigenous and foreign, including the English language and Western science, higher education is not merely the study of material science. वही जो आपने ये बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए हमारे स्कूलों में, अपने शहरों में देखिए, कोई हमारी सिविक सेंस है? कोई भी गंद इधर फेंक दिया, वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते रहते हैं, इतने लोग मर जाते हैं। भाई कुछ तो सीखें लोगों से, दूसरों से। आप जापान जाइए, वहाँ सब कुछ साफ सुथरा है। वो फुटबॉल के स्टेडियम में जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ उठा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ फेंक दिया, घर साफ रखे, बाहर फेंक दिया। तो ये भी जो शिक्षा की बात है ना, आपके स्कूलों में सिखाते हैं, मुझे पता नहीं कि सिविक्स होता है कि भी समाज में कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए। सर एक जो मुझे लगता है कि एक जैसे हम कहते हैं ना रेलवे हमारी संपत्ति है, लिखा होता है, हाँ, तो हमारे लोग अपनी संपत्ति समझ के फेंक देते हैं कि कोई ना कोई आगे सफाई कर यही तो गलत बात है। छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि समाज तो हमारे सबकी है। करेक्ट। धक्का, फिर
इतनी जलन रहती है, कोई अच्छा कर रहा है उसको खींचो नीचे, और कोई काम नहीं उसको तो खींचो नीचे। ये गुलामों की चरित्र की तरह है। और अगर आप की सोच गुलामों की तरह है तो आप शोषण भी करेंगे। अब जैसे कहते हैं स्वामी जी कि हमारे ब्राह्मण वर्ग जौन से हैं उनको ज्ञान था पर उन्होंने ज्ञान बांटा नहीं, और हमारे जौन से दलित हैं, शूद्र हैं, जौन से काम करने वाले हैं, बहुत शोषित रहे, पर जौन से ऊपर पहुंचे भी हैं वो भी उन अपने समाज के कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जौन सा क्रीमी लेयर की बात है यही है ना कि आप तो पहुंच गए बट बाकियों को कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो ये सब जौन सी ये चरित्र की बात है, तो ये हमें थोड़ी अपनी खामियां समझनी चाहिए, उसको पहचान करनी चाहिए और उनको कैसे हटाया जाए इस पर सोच विचार करना चाहिए। सर अब चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 says religions have brought tremendous blessings as well as enormous horrors to mankind. हाँ, Religion has brought peace and love but also engendered hatred. ये सर आज भी चल रहा है। बिल्कुल। तो सर इसको क्या लगता है कि अगर हम स्वामी जी की लर्निंग्स और टीचिंग्स की बात करें, बैलेंस कैसे मेंटेन हो? क्योंकि सर हेट्रेड आप जो मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हेट्रेड आप जीरो कर ही नहीं पाओगे कभी। ये देखिए स्वामी जी कहते हैं ये यूनिवर्सल रिलीजन है, होना चाहिए प्रिंसिपल्स कि जो मैंने पहले कहा कि भी सब धर्म ठीक हैं, अच्छे हैं, ये अपना वो लक्ष्य पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं जी। मोटिव एक ही है, गोल एक ही है। तो अगर आप ऐसे समझें तो ठीक है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ मेरा ही रास्ता सही रास्ता है, तो अब देखिए हिंदुस्तान में हमारे धर्म में वेदांत में कोई आपसी झगड़ा होता है, कोई शिव भक्त है, कोई वैष्णव है, कोई दुर्गा माता है, कोई गणेश है, अपने और जौन से हैं, सिख हैं, गुरु नानक जी हैं, जैन हैं, बौद्धिक हैं, कोई माता की सेवा करते हैं। मतलब कोई आपसी झगड़े होते हैं, कोई कत्लेआम होते हैं? नहीं होते हैं। भाई आप अपना काम करिए, हम अपना करते हैं। बाकी धर्मों में कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथलिक है, कोई फलाना है, ढिमकाना है, आपसी झगड़ों में कत्लेआम चलता रहता है। तो यही तो है ना कि आप कैसे समझ सकते हैं कि सब जौन सा ज्ञान है एक छोटी सी किताब में है और वही किताब सही है और उस कितने सैकड़ों सालों के बाद कोई और ऐसा अवतार नहीं आया, कोई ऐसा संदेश लेके नहीं आया जो कि आपके लिए रेलेवेंट है। भाई सब जौन से आते हैं ये अवतार या जौन से दूत आते हैं वो भगवान के रूप होते हैं और अलग अलग उनका एक संदेश होता है। अब जैसे भगवान बुद्ध हैं, उनका संदेश है प्यार जी और दया और पीड़ित लोगों के लिए दान। भगवान कृष्ण कहते हैं आप अपना कर्तव्य कीजिए, कर्म और फल ना ढूंढिए, फल आपको मिल जाएगा और आपको काम करना है, जो ठीक काम है वो करिए जी, फल को छोड़िए। ईसाई धर्म में है, वो कहते हैं कि आप तैयार रहिए, आपका वक्त कभी भी आ सकता है। और मुसलमान कहते हैं कि सब एक हैं, सब मुसलमान एक हैं, पर एक है, वो कहते हैं सिर्फ मुसलमान एक है, बाकी नहीं। सो मतलब हर जौन सा दूत आता है वो कोई संदेश लेके आता है। तो किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई और होता है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। ये अपने आप में बहुत महान व्यक्ति थे। तो अगर झगड़े हैं तो वो उनके अनुयायियों ने अपने ऐसे विवाद शुरू कर दिए हैं। जैसे सर सिखिज्म में भी
गुरु नानक देव जी कहते हैं पंजाबी में सब बंदे एक ने, हाँ और जैनिज्म में भी बोलते हैं जी और जीने दो। फिर दोनों का मूल भाव एक ही है हाँ। कि ट्रीट एवरी पर्सन इक्वल। बिल्कुल। आप देखिए सिख धर्म में कितने, आप देखो समाज का है लंगर का कॉन्सेप्ट, जी, इतने लंगर खुलते हैं, मुफ्त में लोगों को सेवा करते हैं। गर्मियों में छबील, फिर ये बहुत बड़ी बात है। जी, कोई 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 फर्क नहीं रखते कि कोई हिंदू है या Correct. सिख है या मुसलमान, ठीक है सब आते हैं, बिल्कुल, वो गुरु की सेवा करते जी। हैं। सो बहुत सर 271 पेज पे आते हैं। हम धर्म और रिलीजन की बात कर रहे हैं, इसमें 271 पेज पे एक जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें है, गुड एंड इविल आर नॉट टू थिंग्स बट वन, द डिफरेंस बीइंग ओनली इन मैनिफेस्टेशन, वन ऑफ डिग्री नॉट काइंड, आवर वेरी लाइव्स डिपेंड अपॉन द डेथ ऑफ अदर्स, प्लांट्स और एनिमल्स और बाइसिली। बाइसिली बोलते हैं बेसिली, बेसिली। मतलब ये जो सा जर्म्स वगैरह हो। जर्म्स। सर इस पे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो ये जो सा थॉट है ना बड़ा प्रोफाउंड है, और मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो आपने चुना है ये कॉन्सेप्ट जो सा है ना, ये और धर्मों में भी है, जैसे वो चाइनीज में है यिन एंड यांग, जी, यिन एंड यांग है ना, तो इसमें भी यही है कि आपको जीने के लिए किसी को तो मरना पड़ेगा। अगर लोग मरेंगे नहीं तो अगली पीढ़ी कैसे आएगी? तो ये बहुत प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल चीज है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सा दिस मिक्सचर ऑफ लाइफ एंड डेथ, गुड एंड इविल, knowledge and ignorance is what is called Maya. Right. तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है। पर वही मतलब हर सिक्के के दो पहलू, हर हाँ, कहानी के दो पहलू। हाँ, अब देखिए अगर अंधेरा है तो उजाला भी होता है, केवल उजाला नहीं रहेगा, अंधेरा भी रहेगा। आपके अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, पर वही तो कहते हैं ये माया है कि जो हो रहा है वो असलियत नहीं है। ये बहुत गहरी सोच है। अब ये तो और ज्ञानी लोग इसको इंटरप्रेट करें, मैंने इसको तभी तो मैंने ये कोशिश नहीं की है कि इसको कहीं इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि लोग खुद पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, मन में सवाल उठते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें, उसकी पूरे रेफरेंस मैंने दिए हैं, स्वामी जी को खुद पढ़ें जी, उस पर सोच करें। तो यह तो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो आपने सवाल पूछा, ये तो बहुत गहरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। जी सर 530 पेज पे आते हैं, लास्ट पेज 530। तो बीच का पैराग्राफ है, all property and lands granted by the previous governments for supporting education have been swallowed up, and the present government spends even less than Russia in education. And what education? The least show of originality is throttled. सर ये तब की लाइन है और आज की जो प्रेजेंट स्थिति है आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए वो जो सा एजुकेशन सिस्टम था तो वो मकौले ने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोच को बदलना चाहते थे, वो हमारी सभ्यता, हमारी उपलब्धियों को बिल्कुल नाकार करना चाहते थे जी। और उसका मकसद था कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहें जो कि
ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश एम्पायर के काम में ही लगे रहे, इसलिए क्लार्क बनाए, कोई ओरिजिनल थॉट नहीं था। आपके पुराने जौन से गुरुकुल वगैरह से सब खत्म कर दिए जी। और नया सिस्टम बनाया जो कि चलता रहा और अभी भी चल रहा है बहुत हद तक। इसलिए तो जैसे हमने अभी बात की कि बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन रिफॉर्म किया जाए। सर, आज सोशल मीडिया पे लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं, खास करके यंग बच्चे। तो आपको क्या लगता है कि स्वामी जी अगर आज होते तो ये सोशल मीडिया का दौर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस दौर को देखते हुए वो क्या सीख देते बच्चों को, जो जिनका बहुत ही शॉर्ट लाइफ वो करते हैं ना, 15 सेकंड में उनको सब चाहिए, छोटा जल्दी में फेम चाहिए। भाई स्वामी जी तो कहते कि ये सब बकवास है, आपको ये जौन सा अपना वक्त है थोड़ा सा सोच में करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अब देखिए ये सोशल मीडिया से लोगों के दिमाग भी तो कमजोर हो रहे हैं जी। आजकल जो और सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जौन सा आ गया उससे और भी। करेक्ट, वही सवाल यही था कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निर्भर हो गए हैं और जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उसी को सच मान रहे हैं। हाँ, और बहुत वक्त जाया हो जाता है। हम खुद इतना सोशल मीडिया, हर एक चीज तो आजकल वही है, पर आपको ओरिजिनल थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं रहती। ओरिजिनल थिंकिंग तब होती है जब आप कभी सोच विचार कर रहे हो, आराम से बैठे हो, अपने आप कमरे में हो। अब मुझे याद है जब मैं कज़ाकिस्तान में था तो मेरे एक बहुत अच्छे कज़ाक दोस्त थे जो बहुत महान व्यक्ति थे, वहाँ सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, साइंटिस्ट थे, स्पेस साइंटिस्ट। और उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि देखो मेरे हस्बैंड इतने महान बने हैं, पर एक ऐसे नोमैड के लड़के थे और वो अपना रात में अपना खेतों पर लेटे हुए आसमान देखते थे और टिमटिमाते सितारे देखते थे और सोचते थे कि भाई क्या कमाल है, इसके बारे में मैं कहाँ कैसे सीखूं। और उस खोज में वो एक स्पेस साइंटिस्ट बन गए। तो जब तक कि आपको कुछ इंस्पिरेशन नहीं होती है, कुछ स्टिमुलस नहीं होता, तो क्या करेंगे? अगर आपका गोल है कि यही आपको आईफोन इधर उधर करना है तो फिर आप वहीं रहेंगे। मैंने ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, पर इसका थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। मतलब एक तरह से जो सिचुएशन है, अगर आप जब तक उसको चैलेंज नहीं करेंगे, हाँ, आप कुछ किताब से ऊपर हाँ, नहीं जा पाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया सर। लास्ट में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बुक के बारे में और स्वामी जी के मैसेज के थ्रू, टीचिंग्स के थ्रू, लर्निंग्स के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहूँगा कि देखिए किताब ये पढ़िए या किसी और किताब को पढ़िए, पर स्वामी जी एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनको हम ठीक तरह जान नहीं पाए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये युवकों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गुरुमूर्ति जी ने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा है और बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए 39 साल के थे जब उनकी समाधि हो, उन्होंने शरीर अपना छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, पर इसलिए उनकी छवि है कि वो जवान हैं, सशक्त हैं, हुनर हैं, एक ऐसे कोई बूढ़ा नहीं है, नहीं, तो वो एक यूथफुल इमेज रहती है। तो वो यूथफुल इमेज ही आपको, यूथफुल इमेज तो हमारे नौजवानों में है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारे नौजवान आगे बढ़ाएंगे। हर पीढ़ी को अपना अपना योगदान देना पड़ता है, पर आजकल के समय में जब चुनौतियां इतनी हैं, जब इतने मुश्किलें हैं,
दुनिया इतनी गड़बड़ में है, तो हमारे नौजवानों को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान को हम एक बार कैसे फिर एक महान मुल्क बनाए। जैसे अब तभी तो मैंने लास्ट सेक्शन का मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, जी और जो मोदी जी भी कहते हैं हाँ जी कि हम करेंगे, फिर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, विश्व गुरु होना चाहिए। आपने बहुत कुछ दूसरे मुल्कों से, देशों से, लोगों से सीखना है, उनको सिखाना भी है। जी तो ये एक्सचेंज होना चाहिए, इक्वल एक्सचेंज होना चाहिए। सर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप 3 दशक तक रह गए थे। लास्ट सवाल 3.5 36 साल। 36 साल। तो सर आप जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो अभी हाल फिलहाल जितना भी आप देख रहे हैं चल रहा है, यू ओके? आपको लग रहा है कि हम ठीक राह पर हैं? ठीक ही चल रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और दुनिया बहुत बहुत जल्दी से, तीव्रता से बदल रही है। तो इसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, और सोच कि हम कैसे आगे अपने हितों को बढ़ाएं। आजकल की सरकार ठीक ही चल रही है, पर आने वाले पीढ़ियों में जो से नए नेता आएंगे अगले 15-20 सालों में, पता नहीं उनका क्या होगा। ये तो नौजवान ही जाने की कैसे करेंगे। मतलब अभी आपको वो विजन आपको दिखाई दे रहा है आने वाला 15-20 साल? हाँ, पर जो हम कर रहे हैं वो उसमें लगे रहें, लगे रहें। ये नहीं कि फिर डील हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि बहुत से प्रॉमिस होता है पर फिर उपलब्धियां नहीं होती हैं, ठप हो जाता है। वो ना करें। So क्या लगता है, who's next after मोदी जी? No. You can't say right. Okay सर, तो यही खत्म करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही आई एम श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थैंक यू। उन्हें आज कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत सीखने को मिला है सर, और आपके थ्रू हम स्वामी जी को और जान पाए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, खुद स्वामी जी के बात पढ़िए जी उनके बहुत सबक सीखने हैं उनसे। बिल्कुल सर, बहुत महान व्यक्ति थे। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।